Hello friends, today I Dipanjali Saxena welcoming you in the Sharpage update. In this video, we are going to study about food. Food is very essential for living organisms. Agriculture is known as the world's largest industry. It begins approximately 20,000 years ago. Nowadays, half of the population it depends upon agriculture for their survival. In India, 60 to 70% of the population is engaged in agriculture. Increasing human population has been a contributing factor. In order to provide food for increasing population, proper production, management and distribution of food is necessary. In this video, we are going to learn about basic crop production. In this chapter, we will going to study about crop production and management. What is crop? Farmers grow plants in their fields. When plants of the same kind are grown in a field on a large scale, they are called crop plants. See, in this picture, the plants grown in a field are of wheat. Hence, they are called as crop of wheat. जब एक खेत में एक जैसी फसल उगाई जाती है, उसे हम फसल कहते हैं. जैसे कि गेहूं की फसल, यानी कि उस खेत में जितने भी बीज हैं वो सब किसके हैं? गेहूं के. Crop plants on the basis of the season in which they are grown. Now we have divided crops on the basis of their season in which they are grown. These are Rabi crops and Kharif crops. Seasons के हिसाब से हमने crops को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. एक रबी क्रॉप, दूसरा खरीफ क्रॉप. अब देखिए रबी क्रॉप्स. These are grown in winter season. इन्हें हम सर्दियों के मौसम में लगाते हैं. दे आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, इसीलिए इन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है. दे रिक्वायर लेस वाटर एज कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप. क्योंकि इन्हें विंटर के सीज़न में लगाया जाता है, इसीलिए इन्हें पानी भी कम चाहिए होता है एज कम्पेयर टू खरीफ क्रॉप. एग्जाम्पल्स आर वीट, बार्ले एट्सेट्रा. नाउ खरीफ क्रॉप. These are grown in the beginning of rainy seasons. ये रेनी सीजन के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं. They are called summer crops. इसीलिए इन्हें हम समर क्रॉप या फिर गर्मी की फसल भी कहते हैं. They require lot of water to grow. क्योंकि ये गर्मी के सीजन में लगते हैं, इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. एग्जाम्पल सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा. The basic agriculture practices. See, खेतीबाड़ी करने के लिए जो प्रैक्टिसेस चाहिए, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस चाहिए, हम वो पढ़ रहे हैं. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स एंड सोइंग ऑफ सीड्स. अब हमें सिलेक्ट करना है कि हमारा जो सीड है वो गुड क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी हो, साथ साथ में हम उसको सो कर सकें. एप्लीकेशन ऑफ मिन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र. सीड को ग्रो करने के बाद हमें उसमें मिन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालने हैं. इसके बाद इरिगेशन, वीडिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीजेस, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग. और ये सारी एक्टिविटीज़ हो जाने के बाद वी विल डू स्टोरेज ऑफ आवर क्रॉप्स. नाउ लेट्स सी देम वन बाय वन. इम्प्लीमेंट्स. A number of tools are required during the courses of different agriculture practice. These tools are called implements. जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं हमें खेती करने के लिए, उन्हें हम implements कहते हैं. Step 1. Preparation of soil. Preparation of soil requires two steps, plowing और leveling. See, soil को तैयार करने के लिए हमें दो steps चाहिए. पहला प्लॉइंग और दूसरा लेवलिंग. प्लॉइंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉइंग. और टाइलिंग,
प्लॉइंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बुल्स और ट्रैक्टर्स। प्लॉइंग में हम क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें इजीली मिक्स हो जाएं, और ये हम बुल्स की मदद से या फिर ट्रैक्टर्स की हेल्प से करते हैं। आफ्टर प्लॉइंग वी विल डू लेवलिंग। द फील्ड आफ्टर may still have big pieces of soil is called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. अब प्लॉइंग के बाद हो सकता है कि आपके सॉइल में कुछ बड़े सॉइल के गट्ठर रह गए हों जिनको बोलते हैं क्रम्स। तो हमें चाहिए कि हम उन क्रम्स को ब्रेक करें और प्लैंक की तरह बना दें। तो हमें चाहिए हम उस क्रम्स को ब्रेक करें और अच्छे से उसको मिक्स कर दें, तो इसीलिए हम करेंगे लेवलिंग। आफ्टर दिस वी विल डू सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें सीड को सॉइल में डाला जाता है, सोइंग कहलाता है। वाइल सोइंग द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी अडॉप्टेड। अब हमें जो सीड्स चाहिए वो हमारे कैसे होने चाहिए, गुड क्वालिटी के होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं हमारी सीड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर 1, ऑलवेज यूज अ गुड क्वालिटी, हेल्दी एंड डिसीज फ्री सीड्स। हमेशा गुड क्वालिटी के, हेल्दी एंड डिसीज फ्री सीड्स को ही चूज करना चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी हो। सीड्स शुड बी डॉन एट द करेक्ट डेप्थ इन द सॉइल। और सीड्स को जो बोने की डेप्थ है, जो गहराई है, वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। ना तो ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ होने चाहिए, नहीं तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे इजीली, उन तक एयर नहीं पहुंच पाएगी, और ना ही वो बहुत ज़्यादा ऊपर होने चाहिए कि उन्हें बर्ड्स खा जाए। इसीलिए हमें इन्हें प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो करना है। सॉइल शुड हैव एडिक्वेट वाटर फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और सॉइल के पास प्रॉपर वाटर पहुंचना चाहिए ताकि सीड्स इजीली जर्मिनेट कर सकें। Seeds should be done at appropriate distance to prevent overcrowding. Seeds को बराबर दूरी पर भी लगाना चाहिए ताकि overcrowding ना हो। Methods of seed sowing. अब सीड को सो करने के लिए फार्मर्स 2 तरीके के मेथड यूज करते हैं। नंबर 1 मेथड, seeds can be down by 2 methods, that is manually or by seed drills. The process of scattering seeds in field by hand, that is manually, is called broadcasting. See, in this picture, ये जो फार्मर है ये हाथ से ही सीड को सो कर रहा है, इसको हम बोलेंगे ब्रॉडकास्टिंग। सेकेंड मेथड, seeds drawn by this method are unevenly distributed in the field. For proper spacing and depth, seeds are sown with the help of seed drills. Farmers seed drills का भी हेल्प लेते हैं। देखिए, आपको इसमें दिख रहा होगा ये एक मशीन लगी हुई है यहाँ बुल्स के पीछे, इसको हम बोलते हैं सीड ड्रिल्स। ठीक, इस वाले एरिया से फार्मर सीड्स डालते जाते हैं और यहाँ पे फनल्स होती हैं इस तरीके से, और वो सीड्स उस फनल के थ्रू होते होते सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर लेंथ पे और प्रॉपर डिस्टेंसिंग पे जाके अटैच हो जाते हैं। क्रॉप प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। दे टेक दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब क्रॉप को कुछ तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल में से लेते हैं। मतलब उन्हें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बट अगर हम उन्हें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ टाइप के नेचुरल मेथड्स यूज करते हैं। नाउ लेट्स सी देम। नंबर 1, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर 1 or more seasons. This allow the soil to naturally regain the nutrients. This practice is called feed fallow. Now, in this, जो खेत है, जो फील्ड है, उसको कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दीजिए, उस पर कोई भी फसल मत उगाइए, जिससे सॉइल को टाइम मिल जाएगा दोबारा से न्यूट्रिएंट्स को लाने के लिए। इस मेथड को हम बोलते हैं फील्ड फैलो। नंबर 2 इज प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन। सी,
क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है? क्रॉप का रोटेशन होना। जैसे ये हमारी फील्ड है और यहाँ पर हमने इस बार वीट लगाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे वीट की जगह पर हम राइस लगाएंगे या फिर कोई और क्रॉप लगाएंगे, जिससे वीट ने जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिए हैं, राइस उन न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेगी। उतने टाइम पे फील्ड को टाइम मिल जाएगा, वो वीट वाले न्यूट्रिएंट्स दोबारा से जनरेट कर सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट इज यूज्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन दिस हम फील्ड में क्रॉप मिक्स तरीके से लगाते हैं। जैसे कि हमने लगा दिया, यहाँ पे वीट लगा दी इस रो में, और दूसरे रो में हमने कोई और फसल लगाई, नेक्स्ट में हमने दोबारा से वीट लगा दिया। अब इससे क्या होगा, बाई चांस ये वाला जो क्रॉप का ये वाला जो हमारा लाइन था, इसमें कोई इंसेक्ट लग गया और उसने इस साइड के सारे प्लांट्स को खा लिया, तो वो इंसेक्ट दूसरे में नहीं जाएगा, बिकॉज दूसरे वाला जो है वो दूसरी वैरायटी का क्रॉप लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारी जो क्रॉप है वो बच जाएगी। दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स करके क्रॉपिंग कर। नेक्स्ट इज मैन्योर्स। Manure is an organic substance obtained from decomposition of plants and animals' waste. The process of adding manure to the soil is called manuring. Manures एक टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम सॉइल में मिलाते हैं ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकें। हम दो टाइप्स के मैन्योर्स यूज़ करते हैं, एक ग्रीन मैन्योर्स एंड सेकेंड इज कंपोस्ट। Now let's see them one by one. Green manure. It consists of green plants, commonly leguminous plants, which are plowed along with the plowing of soil. Green manures में हम green plants mix करते हैं, जैसे कि leguminous plants हैं। Leguminous plants के examples होते हैं pea, groundnut। प्लॉइंग जब कर रहे हैं सॉइल की, उसी टाइम पे मिक्स कर देते हैं, तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट इज कंपोस्ट। It is obtained by the decomposition of plants and animal waste in pit by bacteria present in the soil. कंपोस्ट हम बनाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है, जैसे कि किसी फ्रूट का पील है, वेजिटेबल पील्स हैं, लीव्स हैं, या फिर काउ डंग है, इन सबको मिक्स करके कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ये डिकम्पोज्ड हो सकता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं हम, और ये हमारी सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हमने इनको ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोला हुआ है मैन्योर्स को, क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का केमिकल यूज नहीं होता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस which are rich in a particular nutrient. The most commonly used fertilizers are NPK fertilizers. Fertilizers जो होते हैं वो मैन मेड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में ही रिच होते हैं। जैसे कि हमारे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो हम यूरिया का यूज़ करते हैं। यूरिया एक टाइप का फर्टिलाइज़र है। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है NPK। ये मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है जो सॉइल में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की कमी को पूरा करता है। फार्मर्स नॉर्मली यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड्स। नॉर्मली फार्मर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को कंबाइन करके यूज़ करते हैं। अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल होता है, बिकॉज ये केमिकल सब्सटेंस है, इनमें केमिकल्स मिले हुए होते हैं। स्टेप 4 इज इरिगेशन। It means supplying water to the crops in the field at specific intervals according to the requirements of the crop cultivated. Plants को पानी देना, सिंचाई करना इरिगेशन कहलाता है। अब हर क्रॉप को सेम वाटर तो चाहिए नहीं होता, किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, इसीलिए उनको उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी देना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। Fields are irrigated with water from the ponds, lakes, canals, wells, etc. Fields को हम ponds, lakes, canals इन सब की हेल्प से इरिगेट कर सकते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में कुछ मेथड्स भी दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ ट्यूबवेल।
इसमें ट्यूबवेल के थ्रू हम फील्ड में पानी दे रहे हैं। नंबर सेकंड पिक्चर इज स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें स्प्रिंकल होता है और पूरे क्रॉप में वाटर मिल जाता है। नंबर 3 इज ड्रिप इरिगेशन, और इसमें धीरे धीरे ड्रिप बाय ड्रिप प्लांट्स को वाटर मिल जाता है। स्टेप 5 इज वीडिंग। Weeds are unwanted and uncultivated plants that grow along with the crop plants. Weeds कुछ unwanted, uncultivated plants होते हैं जिन्हें हम अपने क्रॉप के साथ ग्रो नहीं भी कर रहे फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं, और फिर ये हमारी क्रॉप के साथ मिलके कंपटीशन करते हैं। किस चीज़ का कंपटीशन? सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट्स, इन सारी चीज़ों का कंपटीशन करने लगते हैं। लाइक हमने अपने क्रॉप के लिए मैन्योर्स डाले हैं, फर्टिलाइज़र डाले हैं, या हम उन्हें इरिगेट कर रहे हैं, तो ये जो वीड्स हैं ये भी उनसे मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लगेंगे, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हम इनको रिमूव कर दें। वीड्स compete with the crops for water, nutrients and sunlight. So it is necessary to remove them from the fields. The process of removing weeds from a field is called weeding, और इस प्रोसेस को हम weeding कहते हैं। It can be done by using trowel और harrow, और ये ट्रॉवल की हेल्प से या फिर हैरो की हेल्प से किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 6, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेस्ट एंड डिसीजेस। Pests are the organisms that attack and damage crops. They may be rodents or insects. Pests ऐसे unwanted organisms होते हैं जो हमारी क्रॉप में आ जाते हैं और ये हमारी फसल को खराब कर देते हैं। These can be controlled by pesticides. Pesticides which are poisonous. और ये पेस्टिसाइड्स के थ्रू कंट्रोल किए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ कि किस तरीके से पेस्ट हमारे लिए हार्मफुल हैं। इन फर्स्ट पिक्चर, बीटल्स आर ईटिंग द लीव्स। तो इस तरीके से बीटल्स जो होती हैं ये हमारे लीव्स को डैमेज कर देती है। इन द सेकेंड पिक्चर ऑल्सो, नाउ यू कैन ईजिली सी देम। दैट इज वाई पेस्ट आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, सो वी नीड टू किल देम। बट एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इज डेंजरस। अगर हम पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस है। क्यों? बिकॉज पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स। स्प्रेइंग ऑफ केमिकल्स गिव प्रोटेक्शन टू क्रॉप्स अगेंस्ट दीज डिसीजेस। सो केमिकल्स कैन कॉज डैमेज टू। केमिकल्स हमारे क्रॉप को पेस्ट से और डिसीजेस से सेफ तो करता है, पर ये हमारे क्रॉप्स के लिए डैमेज भी करता है। These pesticides get mixed up with soil and water and absorbed by the plants and cause various digestive disorders. ये पेस्टिसाइड्स सॉइल के साथ मिक्स होकर, वाटर के साथ मिक्स होकर हमारी क्रॉप में एंटर हो जाता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म करता है। स्टेप नंबर 7 इज हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। आफ्टर आवर क्रॉप गेट मैच्योर, जब हमारी क्रॉप बड़ी हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। When a crop gets mature, farmers cut it and collect it. The process of cutting and gathering mature crop is called harvesting. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। See, this is sickle. By the help of this implement, we can harvest our crop. Threshing. The process of separating grains from the harvested crop is called threshing. After harvesting, what we will do? Threshing. इस तरीके से एक हार्ड सरफेस पे हम अपनी क्रॉप को बीट करते हैं जिससे क्रॉप में से ग्रेन्स सेपरेट हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज विनोइंग। आफ्टर द थ्रेशिंग प्रोसेस, द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द chaff, which can be done manually with the help of the wind. It is called winnowing. अब थ्रेशिंग हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है? विनोइंग करना है। विनोइंग हम कैसे करते हैं? जो ग्रेन्स में हमारे साथ कचरा भी आ गया है उसको हमें सेपरेट करना है, तो विंड की हेल्प से हम करते हैं। इस तरीके से थोड़ा ऊंचाई पे खड़े हो जाते हैं, ग्रेन्स को नीचे की तरफ गिराते हैं।
जो हल्का छिलका होता है वो विंड की मदद से दूर चला जाता है और हमारे जो ग्रेन्स है भारी है वो थोड़े से वो नीचे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम चाफ को और ग्रेन को सेपरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। अब हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट स्टेप, दैट इज स्टोरेज। व्हेन वी हार्वेस्ट फूड ग्रेन्स they normally contain more moisture than required for storage. If moist grains are stored, they get spoiled by microbes. हम जब अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हम इस नमी को दूर करें। तो हम अपने क्रॉप्स को कुछ देर तक सनलाइट में रख देते हैं ताकि वो सूख जाए, उसमें से सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए। अगर हम उसको वैसे ही रख देंगे मॉइस्चर के साथ तो फिर उसमें माइक्रोब्स लग जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम उसको सनलाइट में सुखाते हैं और फिर उसके बाद उसको स्टोर करके रखते हैं। ड्यूरिंग स्टोरेज गुड ग्रेन्स शुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेट्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। स्टोरेज के टाइम पर भी हमें हमारे क्रॉप्स को रेट्स, वर्म्स और इंसेक्ट से बचा कर रखना है। इसीलिए हम उन्हें जूट बैग्स में पैक करके रखते हैं अच्छी तरीके से ताकि कोई भी पेस्ट उसको ख़राब ना करे। Silos. These are silos. Large scale storage is done in silos. जब बहुत ज़्यादा स्टोर करना होता है, हमें बहुत सारे हमारे पास ग्रेन्स होते हैं, तो हम उनको जूट बैग्स में तो रख नहीं सकते हैं। इसीलिए हम उन्हें क्या करते हैं, सीलोज में, बड़े बड़े टैंक्स में फिल करके रखते हैं। If you like the video, please like, subscribe and share the channel.